Hello students, welcome back to Experts का ज्ञान classes. It's once again Pratap Singh here and today we will discuss the easiest concept system of linear equation of two variables. तो यहाँ अगर सिस्टम की बात करें तो ये होता क्या है? सिस्टम कभी भी एक बंदे से मिलकर नहीं बनता, उसमें कोई एक एलिमेंट नहीं होता है, उसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे मेंबर्स क्या होंगे? आपकी इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपको इस सिस्टम में टू इक्वेशंस मिलेंगे। अब वो दोनों ही इक्वेशंस क्या है? वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो पहले ही हमने बात की थी कि वो इक्वेशंस किसकी थी? एक स्ट्रेट लाइन की थी। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस होंगी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस होंगी। तो ये दोनों इक्वेशंस जब स्ट्रेट लाइन की हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पर मेंशन की है, मे बी पॉसिबल है कि वो दोनों लाइंस क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जब वो लाइंस पास हो किसी प्लेन में से तो मे बी पॉसिबल है कि वो लाइंस क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइंस क्या करें? एक दूसरे को ओवरलैप करें। मींस क्या होगा? एक लाइन जहां से जा रही है दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जाएगी, इसे हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आया ओवरलैपिंग? कि एक लाइन जहां से जा रही है दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जाए। या तीसरी कंडीशन जनरेट हो सकती है कि दोनों लाइंस क्या हो? पैरेलल निकल जाए। ठीक है ना? तो इस तरह की कुछ कंडीशंस यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं। इन कंडीशंस की स्टडी हम यहाँ करेंगे। ये जो जनरेशंस होती हैं या ये जो कंडीशंस होती हैं ये कैसे क्रिएट होती हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम में दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्म होती है उनकी। तो वो जनरल फॉर्म क्या है? वो देख लीजिएगा। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें आपको दो इक्वेशंस जो मिलेगी वो हमेशा इस फॉर्म में मिलेंगी, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है ना? जहां पे ये टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है तो यहाँ पे x और y की जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 ये कभी 0 नहीं होंगे। ये पहले भी हमने स्टडी किया है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है? a2 और b2 है। ये कभी 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये जीरोस हो जाएंगे या तो a1 b1 या a2 b2 दोनों इक्वेशंस के तो ये वेरिएबल्स ही वैनिश होंगे। और वेरिएबल्स वैनिश मतलब वेरिएबल्स अगर खत्म हो जाते हैं तो वो फिर वेरिएबल इक्वेशंस नहीं होंगी। ठीक है ना? एक वेरिएबल खत्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, या दोनों वेरिएबल्स खत्म हो गए तो बिल्कुल ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की। ठीक है ना? अगर वो जनरल फॉर्म में नहीं दी है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना? वो आगे भी अभी स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है कि जब हमारे पास एक सिस्टम मिलेगा तो हम कैसे जानेंगे कि उसकी ये डिफरेंट कंडीशंस कैसे क्रिएट होंगी। उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है ना? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर टू वेरिएबल्स की हमारे पास टू इक्वेशंस हैं और हमें उनकी डिफरेंट कंडीशंस को जानना है तो उसके लिए हमारे पास उनको सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना? और दूसरा मेथड क्या है? अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में अगर हम बात करें तो हम इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना? और ग्राफ बना के हम यहाँ चेक करेंगे कि उन लाइंस की जो कंडीशंस होंगी वो क्या क्या होंगी। लेकिन उससे पहले ग्राफ तो हम बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्टूडेंट्स ग्राफ बनाते हैं तो हम पॉइंट्स लेने में ना एरर क्रिएट कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि कभी हम लाइंस को ओवरलैप भी कर देते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि लाइंस क्या होती है कि इंटरसेक्ट कर रही हो या नहीं कर रही हो, तो वो कई बार हमसे गड़बड़ हो जाती है। उसके लिए आप उससे पहले प्रायर इंफॉर्मेशन होती है कि हम पहले ही जान लें कि वो लाइंस की जो पहली कंडीशन होगी, मतलब क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो ओवरलैप करेंगी या वो पैरेलल होंगी, तो उसे हम पहले ही जान लें। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपको कंडीशंस बताता हूं। इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं जिससे कि ग्राफ बनाने से पहले ही हम जान लेंगे कि उन लाइंस की जो प्रायर कंडीशन होगी वो क्या होगी। ठीक है ना? इन तीनों में से ही कोई एक जनरेट होगी तो वो क्या होगी, तो उसे देख लेते हैं वो कंडीशन है क्या। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सिस्टम में रखा है। ठीक है ना? जिसके अंदर दो इक्वेशंस हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। और हमें ये चेक करना है कि उन लाइंस की कंडीशंस उन तीन में से क्या होगी। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया
x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो मीन्स क्या है, एक ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है जिसमें x और y दोनों का सम कितना दे रखा, 5 दे रखा है। तो ये वैलिड स्टेटमेंट है कि दो वैल्यूज है आपके पास x और y की, जिनको जब आप प्लस करें तो उनकी वैल्यूज क्या है, 5 आए। तो ऐसी तो बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी, हो सकता है जिसमें x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 4 हो, क्योंकि 1 और आप 4 प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा, 5 आएगा, या 2 प्लस 3 करेंगे तब भी 5 आएगा, या 3 प्लस 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, या 6 प्लस -1 करेंगे तब भी 5 आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे जनरेट हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो थोड़ा सा चेंज करके दे दे आपको, तो वो ऐसा हो सकता है, कई बार हमारे साथ है ना गैम्बलिंग की जाती है। वो गैम्बलिंग कैसे की जाती है कि इक्वेशन तो वही है लेकिन उसमें थोड़ा सा वो चेंज कर देता है। जैसे इसी इक्वेशन को अगर हमसे वो कह दे कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब इक्वेशन वही थी, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। मीन्स अगर दो नंबर्स है उनका सम 5 है तो उन नंबर्स का डबल करेंगे तो उनका सम क्या होगा, 10 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन को क्या कर दिया है इन्होंने, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये और ये दोनों इक्वेशंस क्या है, ये सेम है, ठीक है ना। या इन्होंने बोल दिया कि 3x प्लस 3y इक्वल टू 50। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर नंबर से आपकी गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो वो केवल एक ही बात होती है। जब वो एक ही बात होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ही लाइन की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसकी बात कर रहा है, एक ही लाइन की बात कर रहा है, और एक ही लाइन की बात कर रहा है तो मीन्स क्या है, लाइंस क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगे। मतलब ये लाइन या ये लाइन, कितनी ही लाइंस हो वो सब क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। मतलब चाहे वो 1 लाइन हो, चाहे वो 2 लाइंस हो, चाहे वो 3 लाइंस हो, सभी लाइंस क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इस लाइन में कोफिशिएंट्स क्या है, a1 b1 और c1 के, ठीक है ना। कैसे मिलेंगे कोफिशिएंट्स, आप इसे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। इसके लिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसके राइट साइड में 5 है तो इस 5 को क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे। तो जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये अपना साइन चेंज करेगा, प्लस से जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -5। इस इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 1, ठीक है ना। यहाँ पे x का ऑप्शन क्या a1 है और यहाँ पे x का ऑप्शन क्या 1 है। इसी तरह से यहाँ पे y का ऑप्शन b1 है, यहाँ पे y का ऑप्शन 1 है, ठीक है ना। तो b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -5 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, c1 की वैल्यू 5 हो जाएगी -5, ठीक है ना। एक और इक्वेशन, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। ये इक्वल के राइट साइड है, इस टाइम को धर लेंगे, माइनस हो जाएगा इधर आके और इधर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो जब इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये b2 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -10 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जैसे कि हम देखें, अगर हम इनमें रेशियो निकालें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनकी वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, अलग अलग निकालेंगे इनकी वैल्यूज और देखेंगे क्या ये सेम आ रही है। देखिए जरा, जब a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। फिर b1 अपॉन b2 निकालोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 निकालोगे तो क्या आएगा -5 अपॉन -10। यहाँ भी इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आई, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आई, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 2 आई, ठीक है ना। तो ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं लाइंस कैसी है, लाइंस ओवरलैप करेंगी, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि लाइंस इस तरह से जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइंस है, ठीक है ना, लाइंस है। लाइंस के पास क्या होंगे, कैसे सॉल्यूशंस होंगे, तो यहाँ पे लाइन तो हर पॉइंट पे मीट कर रही है, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। जो पॉइंट लाइन 1 पर होंगे वही पॉइंट्स लाइन 2 पर होंगे। तो इसमें आपको हर जगह एक नया पॉइंट क्रिएट हो जाएगा
और जब एक नया पॉइंट क्रिएट हो जाएगा तो एक लाइन पे तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों लाइंस के जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो लाइंस है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये पहली बात निकल के आई इसमें। दूसरा अगर हम देखें कि लाइन 1 और लाइन 2 को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से ही जा रही है, मींस क्या, लाइन ओवरलैप कर रही है। ठीक है ना, ओवरलैप की पोजीशन इस तरह से होती है। तो जब लाइन ओवरलैप करती है मींस क्या है कि वो कोइंसाइड करती है। इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और तीसरी बात, लाइंस कोइंसिडेंट हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो ईच पॉइंट पर मीट कर रही है। ठीक है ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस पर जहां पर वो मिल ना रही हो। तो एक और बात निकल के आती है, लाइंस जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो क्या करती है, वो कंसिस्टेंट होती है। तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है ना, लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। तीसरी एक और बात, नेक्स्ट बात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइन 1 पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो लाइन 2 पर ना हो। इसी तरह से लाइन 2 पर भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो लाइन 1 पर ना हो। ठीक है ना, लाइन 1 की ईच वैल्यू डिपेंड करेगी लाइन 2 की वैल्यूज पर, और लाइन 2 की ईच वैल्यू डिपेंड करेगी लाइन 1 की वैल्यूज पर। तो हम कह सकते हैं लाइन, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, ये डिपेंडेंट होंगी ईच वैल्यूज के लिए। ठीक है ना, तो एक और यहां से बात निकल के आती है, लाइंस आर डिपेंडेंट। ठीक है ना, लाइंस कैसी होंगी, डिपेंडेंट होंगी। तो ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन। अभी हम दूसरी कंडीशन की बात करें, वो क्या होगी, देखिए जरा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक और सिस्टम लिया हुआ है जिसमें दो इक्वेशंस हमारे पास, पहले में x + y = 5। ठीक है ना, बात सही है, दोनों नंबर्स का सम 5 है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 2x + 2y = 15, x + y = 5, 2x + 2y = 15। मींस यहाँ पे अगर x की वैल्यू, जो x और y की जो वैल्यूज है आपने डबल कर रहे हैं तो उनका सम 15 आ रहा है, जो कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब x और y का सम 5 आ रहा है तो 2x + 2y का सम 15 कभी भी नहीं आएगा। तो ये दोनों ही इक्वेशंस हमारी अलग अलग है, प्लेन में एक ही प्लेन में जाएंगी लेकिन ये अलग अलग जाएंगी। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, अगर एक लाइन इस तरह से जा रही है तो दूसरी लाइन इस तरह से जाएगी। ठीक है ना, मींस ये लाइन 1 हो गई आपकी और ये लाइन 2 हो गई। इसे 1 मार्क कर दिया हमने और इसे 2 मार्क कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे a1x + b1y और प्लस c1 = 0 से। ऐसे से कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं, 0 हो जाएगा इक्वल। इसे भी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो -15 = 0 हो जाएगा। और जब हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखना क्या होगा, यहाँ पे a1 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, b1 की वैल्यू b1 आएगी और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। ऐसे यहां से जब आउट करोगे a2 की वैल्यू क्या आएगी 2, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू क्या आएगी -15। इस तरह से हमने इनके कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आउट कर दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउट करेंगे a1/a2। तो a1/a2 की वैल्यू देखें, यहाँ पे 1 है a1 की और यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, तो वैल्यू क्या आएगी a1/a2 की 1। ठीक है ना, नेक्स्ट हम करेंगे b1/b2 की वैल्यू। b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ b2 की वैल्यू क्या है 2, तो b1/2y। और c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तो c1/c2 यहाँ है -5 और इधर है आपका -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 15 3 टाइम ये हो जाएगा 1/3। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखें कि a1/a2 ये इक्वल है किसके, b1/b2 पे। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे c1/c2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये डिफरेंट आ रही है। तो ये नॉट इक्वल क्या आ गया, c1/c2। ठीक है ना, तो जब हमारे पास ये कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 हो जाए और c1/c2 इक्वल ना हो इन दोनों वैल्यूज के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइंस कैसी होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है ना, और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो इनमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो कॉमन हो। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं, पहली कंडीशन क्या हुई, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। दूसरी कंडीशन क्या,
जब ये लाइंस पैरेलल है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये मीट कर रही हो ही नहीं सकता। पैरेलल लाइन के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, चाहे आप इन्हें दोनों साइड्स कितना ही एक्सटेंड कर लीजिएगा, ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे। तो इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन मतलब कॉमन पॉइंट से मतलब होता है कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी बात, ना ही तो ये लाइंस कहीं मीट कर रही हैं, ठीक है ना, ना ही ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप तो बहुत दूर की बात है, पहले तो ये मीट ही नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लाइंस कैसी होंगी? लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब लाइंस इनकंसिस्टेंट हो गई। चौथी और इंपॉर्टेंट बात कि कहीं मीट नहीं कर रही है ये लाइंस, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, इनकंसिस्टेंट है। लाइन 1 पे जो वैल्यूज होंगी लाइन 2 की वैल्यूज को कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसी तरह से लाइन 2 पे जो वैल्यूज होंगी लाइन 1 की वैल्यूज को कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। दोनों वैल्यूज अपने आप में डिपेंडेंट होंगी, मींस लाइन 1 की वैल्यूज और लाइन 2 की दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगी। तो हम यहां कह सकते हैं लाइंस आर इंडिपेंडेंट। लाइंस कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है ना। तो ये थी आपकी दूसरी कंडीशन। एक तीसरी कंडीशन और है हमारे पास, उसके भी बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अनदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें आपके पास दो इक्वेशंस है। पहली है x + y = 5 और दूसरी क्या है? 2x + 3y = 12। पहली इक्वेशन में अगर हम ऑब्जर्व करें कि 2 नंबर्स है हमारे पास जिनका सम कितना है? 5 है, और दूसरी इक्वेशन में अगर हम ऑब्जर्व करें कि पहले नंबर का 2 टाइम्स और दूसरे नंबर का 3 टाइम्स क्या है? उनका सम 12 है। तो दोनों ही अपने आप में वैलिड कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स का सम सीधी सी बात है 5 हो सकता है, और किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर हम ऑब्जर्व करें कि एक का 2 टाइम्स और दूसरे नंबर का 3 टाइम्स क्या होगा? 12 हो सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में वैलिड है। तो इसे क्या करेंगे? पहले हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x + b1y + c1 = 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, -5 = कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब कंपेयर करेंगे a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। इसी तरह से आप इसे भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -12 = 0 हो जाएगा। और जब आप इसे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से a2x + b2y + c2 = 0, तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2, b2 की वैल्यू 3 एंड c2 की वैल्यू कितनी होगी? -12, ठीक है ना। तो अगर हम ऑब्जर्व करें a1 और a2, तो a1/a2 की अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, एंड b1/b2 की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यूज कैसी आ रही है? डिफरेंट आ रही है। सिंस 1/2 ये नॉट इक्वल क्या है? 1/3। 1/2 क्या है? नॉट इक्वल टू 1/3, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है नहीं। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा? a1/a2 की वैल्यू इक्वल किसके नहीं होगी? b1/b2 की, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास लाइंस आती है वो कैसी आती है? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है। ये लाइन 1 हो गई और ये आपकी हो गई लाइन नंबर 2। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती है, कट करके जाती है। तो अगर हम राइट करें, इसमें हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस आती है। पहली क्या है? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। दूसरा क्या होगा? लाइंस इंटरसेक्टिंग तो है, लेकिन क्या कर रही है? एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रही है, ठीक है। जब वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? भाई जितने पॉइंट्स पे मीट करेंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। तो क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है तो इनका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसे हम बोलते हैं यूनिक। तो लाइंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। लाइंस के कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। एक थर्ड एंड इंपॉर्टेंट बात, लाइंस का यूनिक सॉल्यूशंस होगा क्योंकि लाइन मिल रही है, और मिलने को ही हम क्या बोलते हैं? कंसिस्ट बोलते हैं। तो हम यह कह सकते हैं लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी,
ठीक है। तो देखा आपने स्टूडेंट, ये हमारे पास तीन कंडीशंस थी जिनमें हम क्या करेंगे, केवल पहले ही चेक कर लेंगे कि लाइन किस तरह की होंगी, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, क्या या वो पैरेलल जाएंगी या वो ओवरलैप करेंगी, मींस कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है ना। तो देन हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम उसके बारे में पहले ही जान चुके होंगे कि लाइंस किस तरह की हैं, तो हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने सीखा है उस सब का हम एक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल व्यूज है, जितना भी हमने स्टडी किया है वो उसके लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है, ठीक है ना। इस चार्ट को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि लाइंस की नेचर क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जैसे हमारे पास सिस्टम था a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है। इसमें कंपेयरिंग रेशियोज जो हम करेंगे, तो अगर आपके पास a1/a2 ≠ b1/b2 आता है तो देन लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इस तरह का उनका ग्राफ बनेगा, ठीक है। 1 और 2 लाइंस हमने यहाँ शो कर दी है। दूसरा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, है ओनली वन सॉल्यूशन, उनका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और वन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा, नेचर क्या होगी उस सिस्टम की, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है वो, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और डिपेंडेंसी हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि इसमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, तो एक सॉल्यूशन की वजह से मे बी हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो लाइंस डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 आ जाए, ये तीनों ही रेशियो सेम आ जाए, तो इन दैट केस क्या होगा, लाइंस आर ओवरलैप करेंगी। कैसी होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। मींस क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाए, ठीक है। लाइन 1 और लाइन 2 दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इनफाइनाइटली मेनी ऑफ सॉल्यूशंस, कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस कंडीशन में उनकी नेचर क्या होगी, वो लाइन कोइंसिडेंट होगी, क्योंकि वो ओवरलैप करेंगी तो कोइंसिडेंट होंगी, और जो लाइन कोइंसिडेंट होती है वो कंसिस्ट होती है, ठीक है ना। लेकिन जो लाइन कंसिस्ट होती है ये जरूरी ना हो, नहीं होगा कि वो कोइंसिडेंट होंगी। इज दैट क्लियर। कोइंसिडेंट के लिए नेसेसरी है कि वो कंसिस्टेंट होंगी, लेकिन कंसिस्टेंट के लिए ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो क्या हो, कोइंसिडेंट हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगी, डिपेंडेंसी क्या होगी, वो लाइंस क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी एक दूसरे पर। थर्ड लास्ट कंडीशन है इसमें, इफ a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, देन लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ क्या होगा इसका, लाइंस आर पैरेलल होंगी, मींस एक लाइन और दूसरी लाइन के जो बीच की डिस्टेंस होगी दोनों तरफ एक्सटेंड करने पे क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे इसमें, है नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइंस कैसी होंगी, नेचर कैसा होगा उनका, इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी, क्योंकि कहीं मीट ही नहीं करेंगी, तो लाइंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। डिपेंडेंसी कैसी होगी उनकी, लाइंस कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है ना। तो ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस, किस तरह से हमने लाइंस को रिप्रेजेंट करना था, क्या क्या उनकी नेचर थी, क्या क्या उनके ग्राफ थे, ये हमने जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। और ग्राफ से पहले हमने उनके बारे में जाना कि क्या क्या उनकी नेचर हो सकती है, उन नेचर को ध्यान में रखते हुए हमें ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, सी यू।